Good morning friends. Now today is our foundation lectures number 15। तो आज का बच्चों हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है दैट इज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को कई नाम है, जैसा इसको किचन ऑफ द सेल बोला गया है, क्योंकि प्लांट जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि खुद का फूड मटेरियल जो है वो खुद सिंथेसाइज करता है, इसलिए उसको हम ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो प्लांट में एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब द सनलाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट देम इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। तो ये जो टर्म है प्लास्टिड्स, दिस प्लास्टिड्स टर्म वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट हाइकेल। हाइकेल नाम के साइंटिस्ट ने जो है ये प्लास्टिड ये टर्म दिए इन द ईयर 1865। सो प्लास्टिड्स आर द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। प्लास्टिड्स को क्या बोला गया है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स बोला गया है। एंड दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंड कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्मेशन में अगर कोई सेल ऑर्गेनेल्स मेनली इन्वॉल्व है तो उसको अपन बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स ये टर्म हाइकेल नाम के साइंटिस्ट ने 1865 में दिया। ये पहला पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में प्लास्टिड्स जो है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स है। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स अगर कोई पूछता है आपको तो वो है प्लास्टिड्स। ठीक है, उसके बाद में प्लास्टिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्लास्टिड जो है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, और प्लास्टिड्स जो है उसके 3 टाइप है। तो चिम्पेर नाम के साइंटिस्ट ने 3 टाइप के प्लास्टिड्स बताए हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। स्पेशली हम क्लोरोप्लास्ट को प्लांट सेल के अंदर स्टडी करते हैं। तो पहला जो प्लास्टिड्स है क्लोरोप्लास्ट, तो ग्रीन प्लास्टिड्स को हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। सेकंड प्लास्टिड्स है ल्यूकोप्लास्ट, कलरलेस प्लास्टिड्स को हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। और कलर्ड प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। कलर्ड प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। अब हमको इसमें से कौन सा प्लास्टिड स्टडी करना है? क्लोरोप्लास्ट स्टडी करना है, विच इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक apparatus और विच इज कॉल्ड एज किचन ऑफ सेल और विच इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, शायद अगर ये नहीं होता था तो सनलाइट एनर्जी का कन्वर्शन कभी भी केमिकल एनर्जी में नहीं होती थी। मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, और फोटोसिंथेसिस नहीं होता था तो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल नहीं बनता था और ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता था। और ऑर्गेनिक फूड मटेरियल अगर नहीं बनता था या ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होता था तो हम एरोबिक रिस्पिरेशन कभी भी नहीं कर पाते थे। यानी एनर्जी फॉर्मेशन ये टोटली डिपेंड्स है, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वी आर द हेटेरोट्रॉप्स, यानी सारे हेटेरोट्रॉप्स जो खुद का फूड मटेरियल खुद नहीं बना सकते हैं, वो अपना जो फूड है वो किससे लेते हैं? ऑटोट्रॉप से लेते हैं। इन एन इकोसिस्टम देयर इज अ एनर्जी फ्लो और फूड फ्लो फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स टू हेटेरोट्रॉप्स एंड फ्रॉम हेटेरोट्रॉप्स टू ऑटोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स को इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल देता है और ऑटोट्रॉप्स ये हेटेरोट्रॉप्स को ऑर्गेनिक फूड मटेरियल देता है। तो ये जो डायग्राम है नेक्स्ट, ये प्लांट सेल की डायग्राम है जिसमें क्लोरोप्लास्ट बताया गया है। सो दीज आर द प्लांट सेल। तो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसा माइटोकॉन्ड्रिया बताया गया है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बताया गया है, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट बताया गया है और न्यूक्लियस बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में यह है क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ इज अ मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन, यानी प्लांट ऑर्गेनिज्म है, लीफ ये ऑर्गन है, मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गन। उसमें मेजोफिल सेल के अंदर लीफ की अगर अपन ने एनाटॉमी देखी तो मेजोफिल सेल जो कि अपर और लोअर एपिडर्मिस को वैस्कुलर बंडल से जोड़ते हैं, जाइलम और टिश्यू। तो उस मेजोफिल सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो मेनली होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट होता है। मेनली क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्लोरोप्लास्ट पहले लाइट रिएक्शन करता और डार्क रिएक्शन करता, और लाइट और डार्क रिएक्शन कर कर वो फोटोसिंथेसिस करता, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल
बनाता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, लिबरेट करता है। तो अपन आगे देखेंगे कि उसमें कैसा उसका फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सो दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट फंक्शन इन फोटोसिंथेसिस। अब क्लोरोप्लास्ट की कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके जो उसका जो शेप, साइज और नंबर है वो दे वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है। जैसा शेप में अगर हम बात करेंगे तो वो ओवाइड शेप का भी रहता है, स्पेरॉइड शेप का भी रहता है, डिस्क शेप का भी रहता है, और मोस्टली जो है वो लेंस शेप का रहता है। मोस्टली कैसा रहता है, लेंस शेप का रहता है। उसकी साइज जनरली अगर अपन देखेंगे तो उसकी लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर, 5 to 10 माइक्रोमीटर उसकी जो है वो लेंथ है, और उसकी विड्थ है 2 to 4 माइक्रोमीटर, 2 to 4 माइक्रोमीटर जो है वो उसकी विड्थ है। और उसके नंबर जो है वो वेरिएबल्स है, यानी वो सिंगल भी रह सकता है और मेनी भी रह सकता है। जैसा सिंगल क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन मेनी अलगाए लाइक क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला। ये अगर अलगाए देखा तो उसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट रहेगा। उसके बाद में इन हायर प्लांट्स लाइक एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, अगर आपने क्लोरेन कायमा सेल्स देखा तो क्लोरेन कायमा सेल्स में नियर अबाउट 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट जो है वो रिपोर्टेड हुए हैं, ठीक है। स्पायरोगारा में 1 to 16 क्लोरोप्लास्ट पर सेल प्रेजेंट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अगर अपन ने क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व किया तो हमको क्या क्या दिखता है, क्या क्या उसमें पार्ट्स दिखते हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो हम ये बता रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। उसको दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने बताइए डायग्राम। सो दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर अगर अपन ने क्लोरोप्लास्ट को देखा तो उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो सबसे पहले उसको दो मेम्ब्रेन है, सबसे पहले उसको क्या है, दो मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है दैट इज कॉल्ड एज इनर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों मेम्ब्रेन को अगर अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको ये पता चल रहा है कि ये दोनों भी मेम्ब्रेन कैसी है, कंप्लीट है और स्मूथ मेम्ब्रेन है। बोथ द मेम्ब्रेन्स दे आर द कंप्लीट एंड स्मूथ मेम्ब्रेन, एंड बोथ मेम्ब्रेन्स दे आर मेड ऑफ किससे बनी हुई है, वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई है। दे आर मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, सो दे आर स्मूथ, कंप्लीट एंड मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। सो किससे बनी हुई है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी हुई है। अब ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, ये अपन बता रहे आउटर मेम्ब्रेन और ये अपन बता रहे इनर मेम्ब्रेन, तो ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है, एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। सो द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इनके बीच में जो स्पेस है उसको अपन कौन सा स्पेस बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, एंड दैट इज फिल्ड विद वाटर। वो किससे फिल्ड है, वाटर है, और उसका जो थिकनेस है वो नियर अबाउट है 250 to 300 एंगस्टॉर्म यूनिट, 250 से 300 एंगस्टॉर्म यूनिट जो है वो उसका थिकनेस है। सो दिस इज अबाउट द डबल मेम्ब्रेन, है ना। तो ये अपन ने अभी जो बताया डबल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, तो ये आउटर मेम्ब्रेन बताया, ये इनर मेम्ब्रेन बताया, और दोनों के मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसको अपन कौन सी स्पेस बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बोल रहे हैं। कौन सी स्पेस बोल रहे हैं अपन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन कंप्लीट है, स्मूथ है, दे आर हैविंग थिकनेस 60 to 75 एंगस्ट्रॉम यूनिट, दे आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। उसके बीच के जो स्पेस को अपन क्या बोल रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। उसके बीच के स्पेस को अपन ने क्या बोला, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। अब इनसाइड दिस इनर मेम्ब्रेन, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्लूइड पार्ट है, एक्वायस फ्लूइड पार्ट है, जिसको अपन स्ट्रोमा और मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस बोलते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद में इसमें जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो ऐसे डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको खुद का डीएनए मॉलिक्यूल है, जिसको खुद का डीएनए मॉलिक्यूल है, और वो डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस भी करता है, ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है, और ट्रांसलेशन से आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको न्यूक्लियस पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता न्यूक्लिक एसिड के लिए, उसको खुद का न्यूक्लिक एसिड है, खुद का डीएनए मॉलिक्यूल है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। यानी उसको डीएनए रहता है और वो डीएनए रिप्लिकेशन बताता है, इसलिए उसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं अपन।
और उसको डीएनए रहने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होकर वो प्रोटीन भी बना सकता है, यानी आधा कार्य वो ऑटोमेटिकली करता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। तो आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं, इसको खुद का डीएनए है, वो खुद डीएनए उसका रिप्लिकेशन कर सकता, ट्रांसक्रिप्शन कर सकता, ट्रांसलेशन करता है, इसीलिए ये दोनों सेल ऑर्गेनेल्स को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर जो है स्ट्रोमा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रैनम। सो व्हाट इज ग्रैनम? ग्रैनम यानी होता है ग्रुप और बंच ऑफ थाइलाकॉइड्स, बंच और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड। जैसा ये एक थाइलाकॉइड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, जैसे स्टैक्स ऑफ कॉइन एक में पर प्रेजेंट रहते हैं, वैसे ही थाइलाकॉइड्स दे आर प्रेजेंट वन अबव द अदर टू फॉर्म स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। तो बंच और ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड्स को अपन क्या बोलते हैं, ग्रैनम बोलते हैं। व्हाट इज थाइलाकॉइड? थाइलाकॉइड्स क्या है? थाइलाकॉइड आर दी फ्लैटेन सैक्स, thylakoids are the flattened sacs which are present one above the other to form granum, which are present one above the other to form क्या क्या फॉर्म करता है, वो ग्रैनम फॉर्म करता है। ठीक है, तो अब इस थाइलाकॉइड्स के अंदर, इस थाइलाकॉइड्स के अंदर एक कैविटी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। द कैविटी प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड, द कैविटी प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन बोल रहे हैं। सो द कैविटी प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन बोल रहे हैं ल्यूमेन। तो इस थाइलाकॉइड के अंदर, इस थाइलाकॉइड्स के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉडी रहती है, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्टेसोम्स। मतलब ग्रैनम, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर क्या है, ग्रैनम है, ग्रैनम के अंदर थाइलाकॉइड्स है, ध्यान में रखने का। थाइलाकॉइड्स के अंदर क्या है, क्वांटेसोम्स है, और क्वांटेसोम्स के अंदर क्या रहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स रहते हैं। क्वांटेसोम्स के अंदर क्या रहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो एक क्वांटेसोम्स में, मतलब एक थाइलाकॉइड्स के अंदर कई क्वांटेसोम्स रहते हैं, और एक क्वांटेसोम्स में नियर अबाउट 230 to 300 क्लोरोफिल पिगमेंट्स दे आर प्रेजेंट। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स है वो एक्चुअली किस में प्रेजेंट है, क्वांटेसोम्स में। क्वांटेसोम्स किसके अंदर प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है। थाइलाकॉइड्स किसके अंदर प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड्स किसके अंदर प्रेजेंट है, ग्रैनम के अंदर प्रेजेंट है। थाइलाकॉइड्स किसके अंदर प्रेजेंट है, ग्रैनम के अंदर प्रेजेंट है। यानी स्ट्रोमा के अंदर ग्रैनम, ग्रैनम के अंदर थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड के अंदर क्वांटेसोम्स, और क्वांटेसोम्स के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सो दिस इज ओवरऑल स्ट्रक्चर्स, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है। हम दो फॉर्म में उसका इक्वेशन स्टडी करते हैं, एक वर्ड फॉर्म में इक्वेशन स्टडी करते हैं और एक सिंबल फॉर्म में इक्वेशन स्टडी करते हैं। तो वर्ड फॉर्म में हम इक्वेशन कैसा लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, दे रिएक्ट टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, लाइट एंड क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज ग्लूकोज एंड लिबरेट ऑक्सीजन। तो उसी को अपन सिंबॉलिक इक्वेशन में लिख सकते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंबाइंस विथ 6 molecules of water comes from soil in presence of light and chlorophyll, and there is formation of glucose or organic food material and liberation of oxygen is called as photosynthesis। यानी ये इक्वेशन देखने के बाद, ये इक्वेशन देखने के बाद में हमको ये पता चलता है, हमको ये बात कंफर्म होती है, हमको ये बात कंफर्म होती है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में 3 रिएक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में कितने रिएक्शन है, 3 रिएक्शन है। पहली है फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, दूसरी है लाइट रिएक्शन, और तीसरी है डार्क रिएक्शन। तो फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल यानी क्या, सबसे पहले तो सनलाइट एनर्जी, विजिबल लाइट रेज को इस क्लोरोफिल पिगमेंट ने एब्जॉर्ब करना चाहिए। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। फिर होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब इस वाटर का ब्रेकडाउन होकर, कौन लिबरेट हो रहा है, ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, जिसको अपन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या लाइट रिएक्शन बोलते हैं। और लास्ट में तीसरी जो है डार्क रिएक्शन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होकर ग्लूकोज बन रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज, इसको अपन क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन बोलेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं रहते थे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता था, फोटोसिंथेसिस नहीं होता था तो फूड प्लांट नहीं बनाता था, फूड अगर प्लांट नहीं बनाता था तो अपन एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं कर पाते थे, अपने को सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होता था, और अगर सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं होता था तो अपन एरोबिक रिस्पिरेशन नहीं कर पाते थे, एटीपी नहीं बनते थे, एटीपी नहीं बनते थे तो सेल को एनर्जी नहीं मिलती थी, और सेल कोई भी टास्क या वर्क नहीं कर पाता था। मतलब सेल की एनर्जी, वर्किंग कैपेसिटी
that is totally depends upon aerobic respiration. Aerobic respiration depends upon photosynthesis, because the product of photosynthesis they are using aerobic respiration, and product of aerobic respiration they are using the photosynthesis. So both process they are dependent on one another, they are dependent on one another. तो मुझे लगता है आज जो मैंने टॉपिक आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया है वो आपको आसानी से समझ में आया होगा। सबसे पहले अपन ने प्लास्टिड्स के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स के बारे में बताया, फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया, फिर प्लांट सेल में अपन ने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया, फिर क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस में, लीफ में वो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और वो लाइट रिएक्शन करता है, डार्क रिएक्शन करता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद में अपन ने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देखा, वर्ड इक्वेशन देखा, सिंबॉलिक इक्वेशंस देखा, रोल ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये जो लेक्चर इस प्रेजेंटेशन से आपको आसानी से समझ में आया होगा। सो इफ लेकिन फिर भी आपको यदि कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि आप ये सेल ऑर्गेनाइज जो है 8, 9, 10 में भी आपने पढ़ा है, आपको आसानी से ये समझ में आया होगा। और कोई भी डिफिकल्टीज अगर या डाउट्स आपको आते हैं तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।